तो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे कुछ नेम्ड रिएक्शन जिसमें हम एल्किल हैलाइड से या कार्बोक्सिलिक एसिड से या फिर एल्कीन से कैसे हम एल्कीन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं यानी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो मेथड है वो है कि हम एल्किल हैलाइड अगर यूज़ करते हैं, एल्किल हैलाइड मीन्स हेलो एल्कीन्स है ना, इसको हम IUPAC नेम में लिखें तो लिखेंगे हेलो एल्केन। ठीक है, हेलो एल्केन से हमारे पास उससे हम कैसे एल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसमें कई सारे मेथड्स हैं, कई सारे रिएजेंट यूज़ करते हैं हम लोग एल्किल हैलाइड को एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए। उन्हीं में से एक मेथड है जिसको हम वुड्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन में होता क्या है कि इसमें एल्किल हैलाइड ये रिएक्ट करती है सोडियम के साथ, है ना। अब क्योंकि सोडियम बहुत रिएक्टिव मैटर है, हाईली रिएक्टिव है ना, तो उसकी रिएक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए हम ड्राई ईथर का यूज़ करते हैं, यानी एज अ सॉल्वेंट कह सकते हो कि तो जब एल्किल हैलाइड रिएक्ट करती है किसके साथ, सोडियम के साथ इन ड्राई ईथर, तो हमें हायर एल्केन मिलती है, हायर एल्केन। ठीक है, जितने कार्बन एल्किल हैलाइड में होंगे उससे डबल, यानी 2 टाइम, है ना, डबल कार्बन। अगर यहाँ पे 1 कार्बन है तो यहाँ पे 2 कार्बन मिलेगा, अगर यहाँ पे 2 कार्बन है तो 4 कार्बन मिलेगा। ठीक है, एल्केन में जैसे मान लो हमने लिखा कि ये हमारा मेथिल क्लोराइड है या क्लोरोमीथेन है, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें इथेन मिलेगा। अगर ये एथिल क्लोराइड है तो यहाँ पे ब्यूटेन मिलेगा। अगर यहाँ पे प्रोपिल क्लोराइड है तो यहाँ पर हेक्सेन मिलेगा। तो इस तरीके से जस्ट डबल कार्बन। ठीक है, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। तो यहाँ लिखा हुआ है कि जब हम RX की रिएक्शन यानी एल्किल हैलाइड प्लस मीन्स यहाँ पे दिस प्लस, RX की रिएक्शन हम किससे, सोडियम से कराते हैं। ठीक है, सोडियम से कराते हैं तो क्या होगा, वो आपको देगा। ठीक है, जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे राइटिंग मिस्टेक है, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है ना। तो देखो क्या हुआ, सोडियम रिएक्ट किया किससे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्किल हैलाइड, एक इधर है और एक इधर है, तो ये पूरा X, दोनों Na और ये X, ये NaX बन के रिप्लेस हो गया। ठीक है, NaS बन के रिप्लेस हो गया और बना क्या R। ये R कहाँ से आया, दोनों, एक ये बच रहा है ना आपके पास, एक ये है, ये R, और दूसरा R कहाँ पे है, दूसरा R आपके पास ये फर्स्ट मॉलिक्यूल का, दोनों मिलकर क्या बना लिए, एल्केन, हायर एल्केन। ठीक है, तो इस तरीके से हम एल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं अगर हमारे पास जस्ट डबल कार्बन के एल्केन की नीड है तो। ठीक है, एक एल्किल हैलाइड जब वुड्स रिएक्शन एक एल्किल हैलाइड व्हेन रिएक्शन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सिमेट्रिकल एल्केन्स। सिमेट्रिकल एल्केन्स इसका क्या मतलब है, मतलब ये कि अगर हमारे पास एक कार्बन का एल्किल हैलाइड था तो हमें 2 कार्बन के एल्केन देगा, अगर हमारे पास 2 कार्बन थे तो हमें 4 कार्बन देगा। इसका मतलब ये कि हमेशा हमें एक सिमेट्रिकल एल्कीन अचीव होगी, है ना, 4 कार्बन होंगे तो सिमेट्रिकल एल्केन। ठीक है, जिसमें केवल इवन नंबर ऑफ कार्बन होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इवन ऑड वाले नहीं बना सकते, लेकिन ऑड वालों के लिए ये सुटेबल नहीं है क्योंकि वहाँ पे आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं, कई सारे प्रोडक्ट मिल जाते हैं, है ना, इसलिए हम ये कहते हैं सुटेबल नहीं है। जब हमें अगर मान लो ऑड बनाना ही है जिसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, तो हमें 2 अलग अलग एल्किल हैलाइड, इट मीन्स ये एल्किल हैलाइड और ये एल्किल हैलाइड दोनों में R डिफरेंट लेने पड़ेंगे, है ना। मान लो यहाँ पे हमने CH3 ले लिया, तो यहाँ पे हमें, यहाँ मान लो हम C2H5 ले लिया अलग अलग। ठीक है, तो ये 2 कार्बन प्लस 1 कार्बन, 3 कार्बन का क्या बन जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा। ठीक है, अब प्रोपेन में कितने कार्बन होते हैं, ऑड नंबर। ठीक, तो अगर हमें
ऑड नंबर का बनाना है तो हमें दो अलग अलग एल्किल हैलाइड का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम जिनमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन होते हैं उन्हें प्रिपेयर कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखिए, CH3X प्लस Na प्लस C2H5X। देखिए ये मेथिल हैलाइड और ये एथिल हैलाइड है ना। अब ये दोनों रिएक्ट किए क्या बनाया, प्रोपेन। लेकिन अब चूंकि ये मिक्सचर देगा भाई, ये वुड्स रिएक्शन है ना, तो वुड्स रिएक्शन ये भी तो पॉसिबल है ना कि मेथिल क्लोराइड से ही कंबाइन हो जाए तो क्या बना ले, ब्यूटेन बना ले 4 कार्बन के, या मेथिल क्लोराइड रिएक्ट हो तो यहाँ पे क्या बना ले, एथेन बना ले। ठीक है, तो कई मिक्सचर बनते हैं, अब मिक्सचर प्रोडक्ट बनते हैं, इसलिए ये सुटेबल नहीं है, इनको आप सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो कई सारे स्टेप वाइज उसने बताया कि कैसे प्रोपेन बना, कैसे इथेन बना और कैसे ब्यूटेन बना। तो पॉसिबल है कई सारे प्रोडक्ट बने, तो इसलिए ये सुटेबल नहीं है किसी पर्टिकुलर एल्केन को बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर इनटू टू इंडिविजुअल मेंबर इज नॉट इजी, है ना। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, अब रीज़न क्या है, क्योंकि उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना बहुत पास पास है ना, इसलिए इनको हम अलग नहीं कर सकते। इसलिए ये ऑड नंबर ऑफ कार्बन के लिए सुटेबल मेथड बिल्कुल भी नहीं है किसी भी कीमत पे। ठीक है, अगर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, मान लीजिए हमें सोडियम नहीं, हमने वहाँ पे जिंक यूज़ कर दिया। कहाँ की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जो हमने सोडियम यूज़ किया हुआ है वहाँ हमने सोडियम यूज़ नहीं किया, हमने क्या यूज़ कर लिया है, यहाँ पे हमने जिंक यूज़ कर लिया। तब क्या करोगे, तब इसको हम फ्रैगलैंड रिएक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं, तब वुड्स रिएक्शन इसे नाम नहीं देते। अगर सोडियम यूज़ हुआ है तो इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रैगलैंड मेथड के नाम से जानते हैं, तब हमें इस नाम से इसको जानना। ठीक है, अच्छा लिमिटेशन क्या हुई इसकी, लिमिटेशन इसमें है कि मीथेन इसमें नहीं कन्वर्ट हो सकती, मीथेन की प्रिपरेशन पॉसिबल नहीं है इसमें, क्योंकि भाई देखो अगर एक कार्बन की भी हमारे पास एल्किल हैलाइड थी तो वो क्या हो जाती है, 2 कार्बन में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमें अगर केवल मीथेन बनानी है CH4 तो पॉसिबल ही नहीं है, CH4 तो बनाई ही नहीं जा सकती। ठीक है, एक चीज़, दूसरी टर्सरी एल्किल हैलाइड भी नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि टर्सरी के केस में भी हमको क्या मिलने जाता है, हमें एल्कीन मिल जाती है। ठीक है, क्योंकि उसमें हिड्रेंस ज़्यादा है। ठीक, तो दो इसकी लिमिटेशंस हैं, पहला क्या बन सकती है, मेथियन नहीं बना सकते, दूसरा टर्सरी के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है। ठीक है, मैकेनिज्म की बात है तो मैकेनिज्म मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, कुछ पॉसिबल मैकेनिज्म यहाँ दी हुई हैं कि पहले एल्किल हैलाइड सोडियम से रिएक्ट किया तो इस तरीके से कंपाउंड बना, है ना, जिसे हम ऑर्गेनोमेटेलिक कहते हैं। क्यों, क्योंकि देखो एक मेटल है सोडियम और उधर है आर, आर का मतलब कोई कार्बन कंटेनिंग। ठीक है, तो कार्बन और मेटल के बीच का बॉन्ड है, इसलिए हम ऑर्गेनोमेटेलिक के नाम से इसको जानते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक, है ना, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो वो बनेगा, फिर एल्किल हैलाइड से रिएक्ट करेगा तो एल्किल का। दूसरा एक मेथड ये भी होता है कि RX NH रिएक्ट करके आर फ्री रेडिकल बना ले और वो फ्री रेडिकल फिर दूसरे फ्री रेडिकल से कंबाइन होकर के एल्केन बना ले। दोनों पॉसिबल मैकेनिज्म दी हुई हैं इसकी। ठीक है, बट मैकेनिज्म से हमारा कोई लेना देना फिलहाल के लिए नहीं है। अब मान लो हमारे पास, अच्छा दूसरा मेथड एल्किल हैलाइड के रिडक्शन के द्वारा। अब रिडक्शन का मतलब क्या होता है, या तो हम ऑक्सीजन को ऐड करें और या तो ऑक्सीजन को हम रिमूव करें। दोनों के दोनों मेथड क्या है, दोनों के दोनों रिडक्शन की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन को ऐड करना या फिर ऑक्सीजन को रिमूव करना। अब एल्किल हैलाइड अगर रिड्यूस हो तो नेसेंट हाइड्रोजन के द्वारा तुम्हें एल्केन देगी। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन मिलेगा कहाँ से, तुम इसको प्रोड्यूस करने के बहुत सारे मेथड हैं, बहुत सारे रिएजेंट यहाँ दिए हुए हैं, जैसे जिंक और HCl, तो जिंक एंड HCl, जिंक प्लस HCl, तो ये क्या बनाएगा, दो मॉलिक्यूल, तो ये बनाएगा ZnCl2 प्लस
2H, ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, या तो इस तरीके से, तो जिंक एसीटेट और नेसेंट ऑक्सीजन, या तो जिंक कॉपर क्यूप्रेट एंड इथेनॉल, यहाँ से भी वही रेड और HI, तो यहाँ पर PI3 प्लस H, ठीक है, इस तरीके से नेसेंट हाइड्रोजन यहाँ भी प्रोड्यूस होगा, यहाँ भी। तो ये सब हैं जो नेसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइडर हैं, ठीक है। इसमें हमें मेनली इसको और इसको कंसीडर करना है, Zn प्लस HCl और रेड पी यानी रेड फास्फोरस प्लस HI, दो इंपॉर्टेंट रिएजेंट हैं, ठीक है। बाकी यूज़ हम सब कर सकते हैं जितना यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि एल्किल हैलाइड का अगर हमें रिडक्शन करना है तो वो H2 प्लस PT या PD के द्वारा भी हो सकता है, उसके द्वारा भी हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। वो भी एक मेथड है कि हम जो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करते थे ना एल्कीन का, उस हिसाब से भी कर सकते थे, ठीक। तो अगर इसके हम रिएक्शंस को देखें, जैसे मान लो इसने कहा कि हमारे पास इस तरीके से मेथिल क्लोराइड है, अब इसको हमें कन्वर्ट करना है मीथेन में, ठीक है। तो क्योंकि अब हैलाइड है, अगर हम मान लो गलती से हमने सोडियम यूज़ कर दिया, ठीक है, गलती से हमने क्या यूज़ कर दिया, सोडियम यूज़ कर दिया, तो क्या सोडियम यूज़ करने से हमें मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर हमने सोडियम यूज़ किया है तो सोडियम में क्या होता है, पूरा का पूरा डबल हो जाता है ना, जो R होता है वो क्या होता है, डबल हो जाता है, तो क्या बन जाएगा, C2H6 मिलेगा, है ना, इथेन मिलेगा, मीथेन नहीं मिल सकता। तो मीथेन एल्किल हाइड्राइड से मीथेन सेम नंबर का कार्बन लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा जिंक और HCl, ठीक है। तो जिंक और HCl क्या बनाएंगे तुम्हें, वो तुम्हें CH4 बना के देंगे, ठीक है, तब CH4 बनेगा, ऐसे नहीं बन सकता, ठीक है। तो ये हो गया। अब वैसे ही सेम प्रोसेस है कि अगर हमारे पास क्या हो, अगर हम इसी में HI प्लस रेड पी डाल दें, रेड फास्फोरस, तब भी हमें क्या मिलेगा, तब भी हमें मीथेन ही मिलने वाला है, ठीक है। तो दोनों यूज़ कर सकते हो, चाहे आप जिंक और HCl यूज़ कर लो और चाहे HI प्लस रेड पी। इसको ध्यान रखना है, कई जगह यूज़ होगा, है ना, कई सारे रिएक्शन में, यहाँ पर इसी मेथड प्रिपरेशन में ही कई जगह इसको यूज़ करना है। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। ऐसे ही मान लो हमारे पास ठीक है, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन है और इसको हमें साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे क्या ले लेते हैं, HI प्लस रेड पी, रेड फास्फोरस, तो ये भी क्या बना देगा, वहाँ से Cl को रिमूव करके वहाँ पे H ऐड कर देगा, यानी कुल मिला करके साइक्लोहेक्सेन बन जाएगी, ठीक है। बस इतनी सी बात इसमें थी। उसके बाद हमने पढ़ा था किसके बारे में, एल्कीन्स का, इसको कहते हैं कैटालिटिक रिडक्शन, कैटालिटिक रिडक्शन, इस, है ना, इसमें ये वही मेथड है, इसमें हम वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो दो साइंटिस्ट सबातियर और सेंडरन, ये इन्हीं दोनों के नाम से इस मेथड को भी यही नाम दे दिया गया, उन्होंने दोनों के नाम पर, ठीक है। ये एक प्रकार से क्या है, कैटालिटिक रिडक्शन है, या इसको बोल सकते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, क्या बोल सकते हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। अब हाइड्रोजिनेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, जिस किसी को इसे निकालना होता है हाइड्रोजन को तो डिहाइड्रोजिनेशन बोलते हैं ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन, वो भी क्योंकि कैटलिस्ट की प्रेजेंस में है तो कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ें, एल्केन से भी तुम एल्केन बना सकते हो और एल्काइन से भी तुम एल्केन बना सकते हो। देखो कैसे, अच्छा इसमें कैटलिस्ट क्या आएगा, कैटलिस्ट आएंगे निकेल, PD, PT, है ना, ऐसे मेटल्स का यूज़ करना है। ये एक प्लेटफॉर्म, एक सरफेस प्रोवाइडर होते हैं रिएक्शन की रेट को बढ़ाने के लिए या रिएक्शन को आगे प्रोसीड करने के लिए, ठीक है। तो जैसे हमारे पास इस तरह से कोई एल्केन है, मान लो ऐसे कोई मेटल है, ठीक है। अब ये मेटल सरफेस है, तो मेटल सरफेस पे फ्री वैलेंसीज ढेर सारी होती हैं ऐसे।
अब ये फ्री वैलेंसीज क्या करेंगी, मान लो कि पहले हाइड्रोजन गैस को, हमेशा हाइड्रोजन गैस को पहले ट्रैप करा लेंगी, ऐसे हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब हो जाएगी यहाँ पे, और जैसे हाइड्रोजन गैस यहाँ एब्जॉर्ब हुई, इसको कुछ इस तरह से बनाओ, ऐसे ट्रैप हो गई। ट्रैप हो जाने के बाद जब इसके पास एल्कीन आती है तो ये हाइड्रोजन H2 जो है वो ऐसे HH एटम में कन्वर्ट होकर के मेटल से बाइंड हो जाती है। उधर आया क्या, उधर आई कोई एल्कीन, डबल बॉन्ड CH2, तो ये क्या करेगी, ये भी अपना एक H यहाँ से, एक बॉन्ड पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगी, इस तरीके से पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, और जैसे ही ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ तो वैलेंसी दोनों की फ्री हुई, तो ये एक वैलेंसी जो इसकी फ्री हुई इस हाइड्रोजन को ले लेगी और दूसरी वाली इसकी, और क्या बना लेगी, CH3 एंड CH3। तो इस तरीके से एल्कीन से क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। तो पूरी रिएक्शन को कैसे लिख रहे हैं, देखो हमारे पास ये है इथीन, हाइड्रोजन ऐड हुआ, अब हाइड्रोजन ऐड हो रहा है इसलिए तो इसको हम हाइड्रोजिनेशन बोल रहे हैं, है ना। अब कैटलिस्ट क्या है, निकेल, PD, PT वो सब हैं, इसीलिए इसमें नाम के आगे क्या लिखा हुआ है, कैटलिटिक, है ना। तो क्या बन गया, एल्केन बन गई। ऐसे ही तुम्हारा क्या है, इथाइन है। अब इथाइन क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की नीड होगी, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहले CH2 डबल बॉन्ड CH2 कन्वर्ट होगी, ये हमारे पास एल्काइन है ना, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH ये पहले कन्वर्ट होगी इसमें, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यूज़ होगा, उसके बाद ये कन्वर्ट होगी किसमें, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 यानी एल्केन में, तो यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यूज़ होगा। तो इस तरीके से एल्काइन को एल्कीन में, एल्कीन को फिर एल्केन में बाई एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये भी वही प्रोसेस है, चाहे एल्कीन को कन्वर्ट करो एल्केन में, चाहे एल्काइन को, दोनों को हम कैटलिटिक हाइड्रोजनेशन ही बोलेंगे, ठीक है। और कंडीशन यानी कैटलिस्ट वही है। कैटलिस्ट निकेल इज यूज्ड फाइनली डिवाइडेड फॉर्म, ठीक है। PT और CD आर यूज्ड एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। कभी कभी निकेल को हम रेले निकेल भी बोलते हैं, रेले निकेल के भी नाम से जानते हैं, कहीं निकेल न लिख करके रेले निकेल लिखा होता है, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, बात वही है। नेक्स्ट मेथड है, ये तो हमारा एल्किल हैलाइड और एल्केन एल्किन से हो गया, ठीक है। अच्छा इसका एक क्वेश्चन कर लो एल्कीन और एल्किन, तब चलते हैं। इसमें हमने ऐड कर दिया हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ PD, तो क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, बाकी तो कहीं कुछ होना नहीं है, तो एक हाइड्रोजन एटम यहाँ ऐड हो जाएगा इस बॉन्ड को तोड़ के, तो जो बॉन्ड यहाँ से हटेगा तो इधर भी एक वैलेंसी फ्री होगी, यहाँ भी एक वैलेंसी फ्री होगी, तो एक तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ ऐड हुआ, ठीक है, और दूसरा हाइड्रोजन कहाँ ऐड हो जाएगा, उसके दूसरे वाले कार्बन पे, तो इस तरीके से क्या बनेगा आपको, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट है नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे आप एल्केन बनाएंगे। अच्छा कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन बनाने के 3 मेथड हमको पढ़ने हैं, जैसे ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, अब इससे एल्केन बनाने के 3 मेथड हैं जिन पे हमें फोकस करना है, ठीक है। सबसे पहला मेथड है इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक। इलेक्ट्रोलिसिस वाले मेथड में ध्यान रखिएगा, टोटल जितने कार्बन होंगे मॉलिक्यूल के अंदर, मान लेते हैं वो N है, उसमें से एक कम हो जाएगा और जो भी बचेगा अब उसका जस्ट डबल एल्केन यहाँ मिलती है इलेक्ट्रोलिसिस में। क्या बोला, पूरे में जितने कार्बन है उसमें से एक डिक्रीज हो जाएगा और उससे जो भी बच रहे हैं अब उसका डबल यहाँ मिलेगा। फॉर एग्जांपल मान लो हमने कहा कि हमारे पास C5H11
COOH है, तो टोटल 6 हैं, 5 यहाँ पे प्लस ये 1, 6, तो 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5, है ना, और 5 इंटू 2, यानी हमें डेकेन मिलने वाली है ना, 10 कार्बन की एल्केन मिलेगी। दूसरा है हमारे पास अगर HI रेड पी, यहाँ भी रेड पी ही यूज़ होना है ना, जैसे वहाँ यूज़ किया था। तो यहाँ पर सेम नंबर ऑफ कार्बन, अगर वहाँ पे n कार्बन है टोटल, तो यहाँ भी n कार्बन की ही एल्केन मिलेगी। और दूसरा है हमारे पास सोडा लाइम, यानी NaOH प्लस CaO, है ना, तो इसमें n-1 कार्बन की एल्केन हमें अचीव होती है। तो तीनों मेथड स्पेसिफिक मेथड हैं कैसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन बनाएंगे इसके लिए, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे, जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो हमें n-1 2 एल्केन मिलती है। जब हम HI रेड पी यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हमें जितने कार्बन एसिड में होंगे उतने ही कार्बन की एल्केन मिलेगी, सेम कार्बन। और जब हमारे पास सोडा लाइम यूज़ होगा तो n-1, यानी जितने कार्बन एसिड होंगे उसमें से 1 कप कार्बन की एल्केन मिलेगी, ठीक है। तो इसे एक एक करके देखो। सबसे पहले कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, एल्केन्स को जब हम इलेक्ट्रोलिसिस से पास करते हैं, ठीक है, तो इसका सोडियम या पोटेशियम साल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड क्या देता है, हमें एल्केन देता है। कह रहा है कि जब हम सोडियम या पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को इलेक्ट्रोलिसिस से पास करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें एल्केन मिलती है। लेकिन उस एल्केन में ध्यान से देखो, जितना आर यहाँ पे है इसी आर का डबल हो गया, है ना, यानी एक कार्बन इस CO2 के फॉर्म में, CO2 या C अलग हो जाता है ना दूसरे CO2 के फॉर्म में इस तरह से, ठीक है। तो क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हो तो R जो होती है वो नेगेटिवली चार्ज होती है, तो हमेशा वो एनोड की तरफ जाती है, क्योंकि एनोड क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। जबकि जो इसका CO2 H वाला पार्ट है वो कहाँ जाएगा, Na वाला पार्ट वो कैथोड पे जाएगा। तो जो कैथोड पे मिलने वाले प्रोडक्ट हैं, कैथोड पे हमें 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, एक तो हाइड्रोजन गैस क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज होती है, दूसरा NaOH क्योंकि Na भी पॉजिटिव होता है। तो वो नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव जो इलेक्ट्रोड है उसकी तरफ चली जाती है। जबकि जो हमारा एनोड है जो कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उस पर हमारा एल्केन जाएगी, एक एल्केन प्रोडक्ट मिलता है, दूसरा CO2 मिलती है। तो 2 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट के इलेक्ट्रोलिसिस से एनोड पर देती है, वो है एल्केन और CO2, और 2 प्रोडक्ट हमें कैथोड में मिलते हैं कि हाइड्रोजन और NaOH, ठीक है, वो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक। ये तो एनोड पर हमें मिला एल्केन और CO2, और कैथोड पे मिला हमें NaOH और H2, ठीक है। अब इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि तुम्हें सिमेट्रिकल मिलेगा, इवन नंबर ऑफ कार्बन की एल्केन मिलेगी यहाँ भी, ठीक है, क्योंकि डबल होना है, ठीक है। तो देखिए, अगर हमें दो डिफरेंट आर ले लिया, अलग अलग आर, तो वहाँ भी सेम, जैसे हम वुड्स रिएक्शन में देखते आ रहे हैं, बिल्कुल सेम वही है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या मिलेगा, यहाँ भी आपको प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि भाई ऐसा थोड़ी है जैसे यहाँ पे ये आर ही 2 बार है ना मल्टीप्लाई हो रहा है, अब वैसे इसमें भी ये आर, भाई आर है एंड आर प्राइम है, या R1 R2, तो पॉसिबल है कि R1 जुड़ जाए, है ना, या R2 कंबाइन हो जाए, है ना, या फिर R1 एंड R2 हो जाए। तो इस तरीके से मिक्सचर प्रोडक्ट जैसे वहाँ मिल रहा था वैसे मिक्सचर प्रोडक्ट यहाँ भी मिलता है, ठीक है। तो यहाँ ये भी इस तरीके से कई सारे प्रोडक्ट एक साथ दे देती है, ठीक है। तो ये कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर हम इसकी मैकेनिज़्म देखें, थोड़ा सा मैकेनिज़्म देख लीजिए। तो मैकेनिज़्म में क्या होता है, जैसे हमने मान लो RCOONA सोडियम साल्ट लिया और इसको हमने इलेक्ट्रोलिसिस कराई, तो ये स्प्लिट हो जाएगा RCOO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। अब चूँकि वाटर सॉल्यूशन है तो ये H2O भी स्प्लिट होगा, है ना,
तो ये H2 क्या बनाएगा, H प्लस OH नेगेटिव बनाएगा, है ना, इस तरीके से। अब अगर हम एनोड पर जाएंगे तो एनोड क्या है, वो ऑक्सीडेशन होने वाला, जैसी प्लेस है जहाँ ऑक्सीडेशन होना है, तो एनोड पर जाएंगे सारे माइनस वाले, तो ये जो RCOO माइनस है, एसीटेट आयन या कहिए कार्बोक्सिलेट आयन, ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा, क्योंकि हमें ऑक्सीडेशन कराना है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, प्लस इलेक्ट्रॉन, राइट। ये जो RCOO बाहर आया है ना, अब चूंकि इलेक्ट्रॉन निकला है तो एक फ्री रेडिकल के फॉर्म में आएगा बाहर, ये फ्री रेडिकल CO2 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमें मिलेगा R फ्री रेडिकल। अब यही R फ्री रेडिकल दूसरे R फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन हो जाएगा, तो क्या बनाएगा, एल्केन बना लेगा। दूसरा उधर अगर हम कैथोड की बात करें तो कैथोड पे एक तो तुम्हारा Na प्लस OH है ना, दोनों कंबाइन होकर क्या बना लेंगे, NaOH और दूसरा हमारा H प्लस भी तो है। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकले हैं, मान लो हम दो मॉलिक्यूल ले लेते हैं, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इन दो H प्लस जो है वो दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर के क्या बन जाएंगे, H2 बन जाएंगे। तो इस तरह से हमें जो कैथोड पर दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, कैथोड पर भी दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा NaOH, और उधर एनोड पर भी हमें दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, एक तो CO2 निकल रही है और दूसरा हमें एल्केन अचीव हो रहा है ना। तो इस तरीके से कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस में प्रोडक्ट मिलते हैं। अब अगर ये R1 ये R डिफरेंट हो जाए, है ना, तो डिफरेंट R हो जाएंगे, तो फिर हम यहाँ पे कहते हैं ना कि हम दो मॉलिक्यूल ले रहे हैं, तब तो हमें 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो अगर हमें ये दोनों अलग अलग हो जाएं तो वहाँ पे हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे, जो यहाँ पे मिल रहे हैं ना, R1 R2, जिसे भी पीछे देखा था। तो इस तरीके से ये रिएक्शन प्रोसीड होती है। फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अच्छा थोड़ा सा और भी कुछ इसमें देख लिए, और भी मेथड बोले थे ना। मान लो हमने सोडा लाइम लिया था, सोडा लाइम, तो सोडा लाइम वाले केस में क्या होता है कि मान लो हमारे पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है इस तरीके से, तो ये अगर NaOH और CaO से रिएक्ट करे तो क्या बनाएगा, ये हमने लिखा था सब स्टार्टिंग में ही कि ये केवल एक कार्बन N-1 कार्बन का केवल इतना ही बनाएगा, यानी कि ये CO2 यहाँ से रिमूव हो जाएगी और RH बनेगा, एक कम कार्बन का एल्केन बनेगा। अगर आप मैकेनिज्म की बात करते हो तो मैकेनिज्म में क्या होता है, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करता है NaOH के साथ, तो ये बनाएगा RCOO, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन हो रही है, तो एक साल्ट बनाएगा सोडियम एसीटेट, और साथ ही साथ वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। दूसरी स्टेप में ये जो हमारा साल्ट बना है, जिसको हम सोडियम एसीटेट बोल रहे हैं या सोडियम कार्बोक्सिलेट बोल रहे हैं, ये रिएक्ट करेगा NaOH के साथ। तो NaOH को हम इस बार ऐसे लिख रहे हैं NaOH, ठीक है। तो अब ये दोनों आपस में कंबाइन होकर के ये दोनों रिएक्ट करेंगे और बना लेंगे Na2CO3, और साथ ही साथ हमारा जो RH बचा वो एल्केन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड होती है, यानी इस तरह से तुम्हें क्या मिलेगा, एल्केन, और सोडियम कार्बोनेट के फॉर्म में तुम्हारी CO2 निकल जाएगी। इसीलिए इसको हम बोलते हैं डिकार्बोक्सिलेशन मेथड, ये भी है, ठीक है, लेकिन सोडा लाइम के द्वारा, ठीक। तो ये दो मेथड हो गए। थर्ड मेथड और है जो यूज़ होता है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ही, तो वो है तुम्हारा जैसे कि RCOOH है। अब इसकी रिएक्शन हमने करा दिया रेड फास्फोरस एंड HI के साथ,
ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ध्यान रखेंगे कि जो हमारा COOH वाला पार्ट है वो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा CH3 में। यही आपको माइंड में रखना है। HI और रेड के साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप मेथिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो बाकी जो जैसा है वैसे रहेगा, तो R ही रहेगा, बाकी बन जाएगा CH3। तो सेम नंबर ऑफ कार्बन इसमें मिलते हैं। जैसे हमने कहा कि आपके पास एथेनोइक एसिड है, एथेनोइक एसिड, तो एथेनोइक एसिड से हमें इथेन बनानी है, इथेन। तो एथेनोइक एसिड का मतलब CH3COOH। अब अगर हमने इसको दे दिया क्या, रेड P प्लस HI, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा CH3 तो रहेगा ही, एज इट इज रहेगा। ये जो COOH है वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो भी CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लिखा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप मेथिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी सीधे सीधे मेथिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा पूरा क्या बन जाएगा, इथेन। तो एथेनोइक एसिड से क्या बन गया, इथेन कन्वर्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसको हम वैसे नॉर्मल भाषा में कहते हैं एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, जनरली क्लोराइड और ब्रोमाइड लेते हैं। तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड RMGX को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट करते हैं। अब ये बनता ऐसे है कि मान लो कि हमारे पास कोई एल्किल हैलाइड है, इस तरीके से हमने एल्किल ब्रोमाइड ले लिया। अब इसकी रिएक्शन किससे करा दी, मैग्नीशियम से, ईथर में, ड्राई ईथर होता है यहाँ भी, क्योंकि ये वाटर के तरफ बहुत सेंसिटिव होता है बन जाने के बाद, है ना। तो होना कुछ नहीं है इसमें, एक्चुअल में ये जो Mg है वो इसी बीच में इंसर्ट हो जाता है, यानी RMGX इस तरीके से इंसर्ट हो जाता है। इसी को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जनरली ऐसे लिखा होता है यहाँ पे X, ठीक है। अब चूंकि हम यहाँ पे Br लिए हैं तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, Br ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब होता ये प्रोटॉन के लिए बहुत सेंसिटिव है, अगर इसको प्रोटॉन डोनर कोई आ जाए तो तुरंत स्प्लिट हो जाएगा। तो हमारे पास है RMGX। अब यहाँ एक चीज़ समझने की है कि मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये कार्बन है, कार्बन मैग्नीशियम के कंपैरिजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो जो यहाँ वाला बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड स्प्लिट होगा तो इलेक्ट्रॉन किसके साथ जाएगा, R के साथ। तो इस प्रोसेस में R हमेशा एनायन बनाता है, कार्बन आयन बनाता है, और जो Mg है MgX वो केटायन बनाता है, इस तरीके से। तो अगर इसको कोई प्रोटॉन डोनर मिल जाए, है ना, मान लो कि हमने इसको दे दिया H2O HOH यानी H2, तो ये मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम पॉजिटिव है तो उस पर कौन अटैक करेगा, OH नेगेटिव ही अटैक करेगा, और ये माइनस का है R, तो उस पर कौन अटैक करेगा, वो H के साथ जुड़ेगा और क्या बनाएगा, RH, ठीक है। एक रिएक्शन से इसको देखा जाए, जैसे देखिए हमने लिया C2H5 MgBr, ठीक है। अब इसको हमने दे दिया वाटर या एथेनॉल, है ना। देखो प्रोटॉन डोनर कुछ भी हो सकता है, वो अमोनिया भी हो सकती है अगर दे तो, RNH2 भी हो सकता है, एमीन भी हो सकता है, कोई एसिड भी हो सकता है, ठीक है, एथेनॉल या कोई एल्कोहल हो सकता है, या वाटर हो सकता है, जो भी प्रोटॉन डोनर है कोई भी यहाँ दे दो। तो क्या करेंगे, मान लो वाटर हमने दिया, तो वाटर कैसे स्प्लिट होगा, इस तरीके से। तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये पूरा क्या बन जाएगा, C2H6 प्लस MgBr एंड OH। तो इस तरीके से हमें क्या मिल गई, एल्केन मिल गई। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी बड़ी इजीली हम बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये प्रोटॉन डोनर्स के लिए बहुत सेंसिटिव है, ठीक है। जैसे मान लो कि
अच्छा, इसका पूरा हो गया।